गुड मॉर्निंग। आज मेरा नया टॉपिक है कार्नोट प्रमेय। इससे पहले मैंने आपको कार्नोट साइकिल में, कार्नोट चक्र में आपको बताया था कि किस प्रकार जो कार्नोट इंजन में या कार्नोट चक्र में ऊष्मा Q2 को अवशोषित किया जाता है और उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, -W, यानी किया गया कार्य -W। तो ऐसे में जो इंजन की दक्षता होती है वो हम निकालते हैं -W/Q2। तो ये इस प्रकार से, और लास्ट में हम आ जाता है T2 - T1/T2। तो ये हम कहते हैं कि 1 और इधर आ गया T1/T2, यानी यहाँ 1 में से कुछ कम हो रहा है, यानी 1 में से कुछ घट रहा है, तो इसलिए जो दक्षता होगी वो सदैव 1 से कम होगी। यानी दक्षता 1 से कम होने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो ऊष्मा है वो अवशोषित ऊष्मा वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही, बल्कि उसका कुछ भाग जो है वो सिंक या परिपार्श्विक को या सराउंडिंग को दे दिया जाता है। ये स्रोत हो गया, सिंक हो गया, या हम स्रोत और परिपार्श्विक या सराउंडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि Q2 ऊष्मा तो उसने अवशोषित करी, सो जो इंजन है या सिस्टम है, W उसके द्वारा कार्य किया गया, और Q1 उसके द्वारा दी गई ऊष्मा जो है वो सिंक को दी गई। अब यहाँ पर जो है, अगर मान लो ये हमने देखा कि जो दक्षता है, इंजन की दक्षता जो है वो मेनली डिपेंड किस पर करती है, T1 T2 पर, यानी कि स्रोत के तापमान पर और सिंक के तापमान पर। स्रोत का हमने T2 माना है और सिंक का हमने क्या करा है, T1 माना है। तो ये इन दोनों के तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लो दो इंजन हुए ऐसे, ये एक हुआ कार्नोट इंजन फर्स्ट और कार्नोट इंजन हमने कहा सेकंड, तो ये ऐसी स्थिति में इनकी दक्षता भी तो समान होगी। यानी एक और इंजन मान लो हमने लगा दिया यहाँ पर, और वो भी Q2 ऊष्मा को अवशोषित करेगा, उसके द्वारा W ही वर्क किया जाएगा और ऊष्मा जो Q1 ही ठंडे पिंड को प्रदान की जाएगी। तो यही कार्नोट प्रमेय है कि अगर दो इंजन जो समान स्रोत के तापमान और समान सिंक के तापमान, यानी दो इंजन जो समान स्रोत के तापमान, समान सिंक के तापमान के मध्य कार्य कर रहे हैं, तो उनकी दक्षता भी क्या होगी, दोनों की समान होगी। अब इसे हमें सिद्ध करना है, तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम उसका मानते उल्टा। हम ये मानते हैं कि मान लो इनकी दक्षता समान नहीं है, तो यानी इस दूसरे इंजन की दक्षता पहले इंजन के समान नहीं है, ये हमने माना। वास्तव में तो समान होती है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि माना इनकी दक्षता समान नहीं है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य हमने मान लिया -W है, यानी इसने क्या करा, -W कार्य किया। और अब जब -W किया तो अब ऊष्मा भी अलग देगा, तो ये -Q1 ऊष्मा जो है ये सिंक को प्रदान कर रहा है, अवशोषित तो Q2 ही कर रहा है। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है -W, उसको हमने एक बार मान लिया W1, और इसके द्वारा जो किया गया कार्य -W', उसको हमने मान लिया W2। क्लियर। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से दोनों इंजन को सेट करते हैं कि ये इसके अपोजिट लगा हुआ है, यानी कि अब ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, इसकी अपोजिट हो गई, यूं इस तरह से। यानी हमने एक कंपोजिट इंजन बनाया कि हम ये मानते हैं कि हम कंपोजिट इंजन की पहला तो यूं हो गया और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब ऐसे में जो कुल दोनों कंपोजिट इंजन, या हम यूं कहें कि दोनों संयुक्त जो इंजन है, संयुक्त इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, अवशोषित ऊष्मा। तो संयुक्त इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, Q2 - Q2 होगी। संयुक्त इंजन द्वारा तो इसने Q2 करी, यही इसको वापस से मिल गई, तो Q2 - Q2 हो गई। अब उसके द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वो किस में बदलती है, कार्य में, और वो किस में बदलती है, बची हुई ऊष्मा परिपार्श्विक को दी जाती है। तो अब उसके द्वारा कार्य कितना किया गया, W1 - W2। क्यों W1 - W2, क्योंकि ये तो यूं चल रहा है और ये अपोजिट हो गया, जो हमने अभी पॉजिटिव दिखाया वो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा Q1, ये रहा Q1 माइनस में है, और ये वाला चूंकि अपोजिट चल रहा है तो ये एक तरह से Q1 ये डैश हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये -W2, ये हमने लिख भी दिया। तो ये Q1 जो है, ये Q1 डैश -Q1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव और ये यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव। यानी इस संयुक्त इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा किस में बदल गई, कार्य में, और बची हुई परिपार्श्विक को संयुक्त रूप से दे दी। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया आपका W1 - W2, और ये आ गया आपका प्लस Q1 डैश - Q1।
तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2, और इसको हम यहाँ माइनस, इसको इधर की तरफ लेके एक तरह से माइनस Q1 डैश माइनस Q1। तो यानी अगर मैं इसको लिखूं तो Q1 माइनस Q1 डैश, और ये W1 माइनस W2। तो यानी किया गया कार्य जो है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो अगर W1 यहाँ पर जो है वो W2 से ज़्यादा है, W1 अगर W2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो Q1 भी जो होगा वो Q1 डैश से ज़्यादा होगा। Q1 भी जो होगा वो Q1 डैश से ज़्यादा होगा। अगर W1 W2 से ज़्यादा है तो Q1 भी Q1 डैश से अधिक होगा। तो क्या ऐसा संभव है क्या? तो ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं है कि एक जो इंजन है वो कार्य भी अधिकतम करे और उसके द्वारा ऊष्मा भी अधिकतम दी जाए, जबकि दूसरा कार्य भी कम करे और ऊष्मा भी उसकी तुलना में कम दी जाए, जबकि उनके द्वारा अवशोषित ऊष्मा समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ दोनों इंजन की दक्षता भिन्न नहीं है, बल्कि इंजन की दक्षता समान है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो हमने माना कि इंजन की दक्षता समान है वो गलत हो गया, दोनों इंजन की दक्षता समान हुई। क्योंकि अगर मान लो हम उस कथन पर चलते हैं कि इंजन की दक्षता समान नहीं है, तो ये कंडीशन आती है जो कि किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान स्रोत के तापमान के मध्य, समान सिंक के तापमान के मध्य कार्य करने वाले दोनों इंजन की दक्षता समान ही होगी। यही कार्नोट प्रमेय है। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर एंट्रोपी की अवधारणा। यानी अब हमारा नया टॉपिक हो गया एंट्रोपी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अभी हमने कहा था कि जो कार्नोट इंजन की दक्षता है वो किसके बराबर थी? वो दक्षता जो थी वो थी माइनस W और Q2, और ये हमारे पास आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब चूंकि जो इंजन है या तंत्र है उसके द्वारा कौन सी ऊष्मा, Q2 ऊष्मा को तो अवशोषित किया गया है, और Q1 ऊष्मा क्या गई, Q1 तो Q2 तो अवशोषित करी है और Q1 ऊष्मा प्रदान की गई है। ये तो Q2 तो अवशोषित और Q1 प्रदान की गई। तो अगर जितनी अवशोषित करी उसमें से कुछ प्रदान कर दी तो बची भी किस में बदल गई? वो कार्य में बदल गई। तो इसका मतलब हम इस कार्य को किसके बराबर बोल सकते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। यानी इतनी इन दोनों का अंतर जो हो गया वो वर्क के बराबर हो गया। तो हम यूं लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये आपके आ गया 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, और ये आ गया 1 माइनस T1 अपॉन T2। 1 से 1 गया, तो यानी Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर हो गया? T1 अपॉन T2 के। तो Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2, या हम यूं कह सकते हैं Q अपॉन T जो हो गया ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये हो गया आपके कांस्टेंट। Q रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया आपका कांस्टेंट। अब ये जो आपने लिया, अगर मान लो मैं इसको स्थिर दाब पर लेता हूं, तो स्थिर दाब पर तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये कांस्टेंट ही जो है इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन। एक नए टर्म से लिख दिया हमने इसको एंट्रोपी परिवर्तन। अगर मैं इसको स्थिर दाब पर लेता हूं तो QP/T लिख दूंगा, और QP/T को हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा H। QP यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर। तो डेल्टा H/T, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा S। ये एंट्रोपी परिवर्तन है। अब अगर मान लो हमने कहा कोई भी आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है, आइसो एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया? जिसके लिए डेल्टा H का मान क्या हो? 0, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो वो क्या होगा? ऐसी स्थिति में डेल्टा S भी 0 हो जाएगा, तो वो आइसो एंट्रोपिक प्रक्रम भी होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम आइसो एंट्रोपिक प्रक्रम भी होगा। अब इसी से हमारे दूसरे टर्म निकलते हैं, वो होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की एंट्रोपी। अब गलन की एंट्रोपी का क्या मतलब होगा? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंट्रोपी का मतलब है, यानी हमने ये लिख दिया डेल्टा S फ्यूजन
बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। यानी ये तो हो गया आपके पास, यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन, जबकि 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, यानी सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में, तो उससे हम बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन या गलन की एंट्रोपी। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलन की गुप्त ऊष्मा या गुप्त एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी फ्यूजन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी, और ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन यानी फ्यूजन की या गलन की एंट्रोपी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं वाष्पन की। वाष्पन की तो यहाँ पर फ्यूजन की जगह आपके क्या आ जाएगा, वेपराइजेशन आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके वेपराइजेशन आ जाएगा। इसी प्रकार ट्रांजिशन की यानी संक्रमण की, वाष्पन का मतलब होता है 1 मोल लिक्विड जबकि 1 मोल गैस में परिवर्तित हो रहा हो। संक्रमण की यानी कोई भी एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में परिवर्तित हो रहा हो, यानी यहाँ ट्रांजिशन आ जाएगा। यानी मैं जैसे इसमें ये लिखूंगा डेल्टा एफ, ऐसी डेल्टा एस ट्रांजिशन, तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी, डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपके ऊर्ध्वपातन की, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एस, ऊर्ध्वपातन को क्या बोलेंगे, सब्लिमिशन, डेल्टा एच सब्लिमिशन अपॉन टी। इस प्रकार से हम लिखते हैं। यानी संक्रमण का मतलब एक सॉलिड जो है दूसरे सॉलिड में बदला है, यानी अपर रूप में बदला है, यानी एलोट्रॉप फॉर्म में बदला है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्लिमेशन में सॉलिड जो है वो सीधा गैस में बदल रहा है। यहाँ जो फ्यूजन वाले में ये टी का मतलब हो गया यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, और गलन वेपराइजेशन में है टी का मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो है वाष्पन की एंट्रोपी। ये इंपॉर्टेंट आती है आपकी वाष्पन की एंट्रोपी। ये वाष्पन की एंट्रोपी, इसी से एक नियम निकला हुआ है जिसको हम ट्रूटोन नियम या ट्राउटन नियम कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, ट्रूटोन नियम। ट्रूटोन नियम के अनुसार क्या होता है, अधिकतर द्रवों के लिए वाष्पन की एंट्रोपी का मान क्या होता है, 88 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। वाष्पन की एंट्रोपी का मान अधिकतर द्रवों के लिए 88 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स के बराबर होता है। लेकिन ये नियम क्या है, 2 स्थितियों में लागू नहीं होता। एक तो जिनमें एसोसिएशन पाया जाता है, यानी जिनमें एसोसिएशन है, एसोसिएशन पाया जाता है, जैसे आपने कहा ROH यानी अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, तो ये उनके लिए लागू नहीं होता है, बल्कि ये किसके लिए लागू होता है, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, तो ये उन लिक्विड के लिए लागू होता है जिनमें एसोसिएशन नहीं पाया जाता है। यानी जिनमें एसोसिएशन पाया जाता है उनके लिए मान नहीं आता। दूसरा, ये उन द्रवों के लिए लागू नहीं होता जिनके लिए बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से कम है। तो ये ट्रूटोन नियम हमने कर लिया। आज के लिए एक बार इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।